सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम साहब। आज मैं आपसे मिलाता हूं राजस्थान के कृषि अधिकारी पिंटू लाल मीना जी से, जो किसानों के हित में हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं। खेती कैसे करनी है, बुआई कैसे करनी है, नड़ाई कैसे करनी है, खाद बीज क्या देना है, कब फसल काटेंगे, कब बेचेंगे, बहुत सारे मुद्दों को आपने टीवी पर देखा होगा, दूरदर्शन पर देखा होगा, बड़े राजस्थान के और भारत के चैनलों पर देखा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम की और किसानों की बहुत सारी चर्चाओं की। नमस्कार। नमस्कार सर। पिंटू लाल जी से मेरा पहला सवाल यह है, किसानों के पास करोड़ों करोड़ों की बल्कि अरबों रुपए की जमीन होती है, फिर भी एक किसान गरीब होता है, कर्जदार होता है, जबकि एक चाय की छोटी सी ठेली लगाने वाला लाखों रुपए महीने कमाता है। फिर भी आज का किसान अपनी किसानी को अर्थात कृषि को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, आज हम सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज हम लोग प्रज्ञान के स्टूडियो से लाइव कर रहे हैं। और जब हमारा बात अब हम आते हैं, जो क्वेश्चन हमारा है कि किस तरह से किसान इतनी बड़ा भूभाग होने के बावजूद भी उसी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन उनकी लाइफ में नहीं आए हैं और वो आज भी कर्जवान है। तो इसके पीछे आपने कहा कि एक चाय की ठेली वाला वो अच्छा पैसा कमा लेता है। तो सर, आप दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, किसान ने कभी खेती को बिजनेस की तरह से नहीं देखा। चाय वाला बिजनेस कर रहा है, किसान उसको अपना एक धर्म समझ करके काम कर रहा है कि खेती मेरा धर्म है, घाटा भी होगा तो भी मैं इसको करूँगा, नहीं होगा तो भी मैं इसको करूँगा। तो उसमें क्या है, जब तक किसान हमारा बिजनेस माइंड सेट नहीं करेगा तब तक ये संभावनाएं कम रहती हैं। किसानों को खेती को जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे हट करके उसको वैज्ञानिक तरीके से और बिजनेस के रूप में देखना पड़ेगा। जिस दिन आप बिजनेस की तरह से सोचने लगेंगे, निश्चित रूप से खेती में परिवर्तन आने लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बहुत से किसान जो आप लोग मेरे सोशल साइट अकाउंट्स पे भी देखते हैं, पर ईयर 1 बीघा खेत से 5 से 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, सिर्फ 1 बीघा से। अब जो बिजनेस को समझ के कर रहे हैं, जो जैसे हम लोग बात करें संरक्षित खेती की, तो जैसे किसी ने पॉली हाउस लगाया, गवर्नमेंट ने उनको उस पर 95% तक राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लेकिन कोई एमएचबी से लगाता है, 70% तक उनको सब्सिडी मिलती है। और 1 बीघा में एक व्यक्ति इजीली 5 लाख रुपए उनका कहीं भी नेट प्रॉफिट नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको अपने सवाई माधोपुर की भी बात करूँ तो हम लोग बहुत पीछे हैं, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर। इससे यदि संरक्षित खेती की हम बात करें तो हम राजस्थान के सबसे बैकवर्ड जिले में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन यदि हम बात करें जयपुर की, चौमू की, दूदू साइड का जो एरिया है, इसके अलावा सीकर का कुछ एरिया है, वहाँ पे यदि हम बात करें तो संरक्षित खेती में बहुत आगे है। और वहाँ के कई सारे किसान, सर आप कह रहे थे जैसे कि 1 करोड़ रुपए की हमारे किसानों के पास जमीन है, लेकिन वो करोड़ रुपए कमा नहीं पाते। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे जब आप जाएंगे, बेगस बसेड़ी एक गांव है, और उस गांव का ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास पॉली हाउस नहीं हो या वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नहीं कर रहा हो। कम से कम 4-5 किसान तो उस गांव में ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर तक का है, जिसमें खेमाराम जी का लोग नाम लेते हैं। खेमाराम जी के अलावा और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके वहाँ करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, लेकिन वो बिजनेस माइंड के साथ करते हैं। हमारे किसान की सोच क्या है, गेहूं करेगा, सरसों करेगा, बाजरा करेगा, उसको नज़दीकी अपनी मंडी में लेकर के चला जाता है। वहाँ पे जिस रेट में उसकी नीलामी होती है, नीलामी में जो रेट मिलता है वो दे करके आ जाता है। उन किसानों का माइंड सेट ये है कि वो अपने खीरे का या जो सब्जियों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किसी होटल से टाई अप करेंगे और उनको कहेंगे भैया तुम मंडी से जो खरीद के लाते हो ना, उसकी वजह हम फ्रेश आपको देंगे और आप हमसे लीजिए डायरेक्ट। तो डायरेक्टली वो क्या, कस्टमर को उन्होंने सर्च कर लिया, या फिर वो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे राजस्थान के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका माल विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उस तरह से हमको सोचना होगा, हमें अपना कस्टमर खुद को ढूंढना पड़ेगा। हम जिस गेहूं को लगभग 2600, 2700 और 2800 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं, वहीं पे एक भक्ति फार्म का एक लड़का है जो MBA करके फॉरेन से MBA किया है, कुछ जॉब भी उन्होंने विदेश में किया, और वही व्यक्ति आपके जो गेहूं 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचते, वो 7000 रुपये में एडवांस बुकिंग करता है। और उनके पास लगभग 8-10 बीघा की ज़मीन है, 8-10 बीघा का पूरा एडवांस बुकिंग गेहूं बोने से पहले उनके पास पैसा आ जाता है। तो 7000 रुपये में लगभग उनका जा रहा है। हम लोगों को चीज़ों को समझना होगा, मार्केटिंग को देखना होगा। तो हमारे जितने भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, ध्यान दें,
साहब ने आपको कहा कि कृषि आपका धर्म है, लेकिन धर्म अपनी जगह है, व्यवसाय अपनी बिल्कुल। जगह है। कुछ किसान ऐसे हैं जो 1 बीघा में से 10-10 लाख कमा रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो 1 बीघा में से 1000 भी नहीं कमा रहे हैं। बहुत बार अगला सवाल यह है, जी अनेकों बार जब मौसम की मार पड़ती है किसान की फसल के ऊपर, जी इन दिनों में जैसे मौसम बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, बाजरा की खेती है, तिल की खेती है, बहुत सारी खेती खराब हो जाती है। रबी की फसल में जब होता है तो आंधी तूफान ओले आते हैं, भावट ज़्यादा आ जाती है, वहाँ गेहूँ सरसों चना खत्म हो जाते हैं, अरंडी जीरा राई हाँ, खत्म हो बिल्कुल। जाती है। दावे बहुत होते हैं आपकी तरफ से, किसान सरकार की तरफ से, आपके बिल्कुल। विभाग की तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये वास्तविकता है कि कुछ किसानों को मिलता भी है क्या? देखो सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले जो किसानों को सब जो मिलता था मुआवजा, फसल का जो क्लेम मिलता था, वो मिलता था पूरे क्षेत्र में। जिस तरह से जो बरसात हुई है या कहीं नुकसान हुआ है, आपदा प्रबंधन से मिल जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो किसान अपने खेत का, अपनी फसल का बीमा करवाएगा, उस इंडिविजुअल किसान को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी किसानों की तरफ से भी हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें जो टेक्निकल हैं उनमें हम लोग उसको गाइडलाइन ना पढ़ के, पूरी जानकारी का अभाव हमारे किसानों के सामने जब पूरी जानकारी नहीं होती तो वहाँ उनके साथ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, विशेष तौर से राजस्व विभाग और एग्रीकल्चर के हमारे जितने साथी हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे फसल कटाई प्रयोग होते हैं, और फसल कटाई प्रयोग उसी के आधार पर पूरे देश का, पूरे राजस्थान का, पूरे विश्व का प्रोडक्शन औसत एवरेज जो आता है ना, कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो उस फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। अन्यथा आपने देखा होगा कोई सरकार या हम लोग या कोई दूसरा व्यक्ति प्रत्येक खेत में तराजू लेकर के तोलने तो नहीं जाता। तो फिर हम कैसे इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि इतना प्रोडक्शन हमारा देश का हुआ है। तो ये फसल कटाई प्रयोग क्या होते हैं, ये प्रत्येक गांव में 2 तो कृषि विभाग वाले करते हैं और 2 फसल कटाई प्रयोग करते हैं राजस्व विभाग वाले, और उसका औसत हम लोग भेजते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा। कि सर एवरेज इतना प्रोडक्शन आया है। अब वहाँ पे हमारे कई साथियों में क्या होता है कि वो कई, जैसे प्रोडक्शन यदि कम आया है तो उसमें वजह लिखनी पड़ती है कि क्यों कम हुआ, कहाँ पे आप लोगों से गलती हुई या हमसे गलती हुई या किसान ने कौन सी गलती ऐसी की कि ये प्रोडक्शन कम हुआ, और कई छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे साथी भी और उस फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए एवरेज जो प्रोडक्शन आता है, अच्छा, उसी को हम लोग उसमें रिकमेंड कर देते हैं। यदि हम ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं तो पहली गलती तो हम वहां पे कर रहे हैं। ऐसा कहीं कहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सब जगह होता है। अच्छा। दूसरा, हमारे कुछ किसानों की भी ये गलतियां रहती है, जब किसान के खेत में कोई फसल कटाई प्रयोग करने जाते हैं तो किसानों को लगता है कि ये फालतू का काम कर रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। यदि आपके गांव में फसल कटाई प्रयोग, आप हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं उनसे भी बात कीजिए, राजस्व विभाग वाले हैं उनसे भी आप ये क्लियर कीजिए कि साहब इस बार आप हमारे गांव में कौन से किसान के खेत में फसल कटाई प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू से आता है डाटा। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हमें किसके खेत में करना है, वो जो खसरा नंबर आता है हमें उसी खसरे में वो प्रयोग करना है। अब जिस किसान के खेत में वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, वहाँ पे 2-4 किसान एक्टिवली रहें, और जो वास्तविक डाटा आपका आता है वही उसमें आप भरवाएं। साहब ने आपको जो समझाया था, किसान भाइयों सभी बात को ध्यान से ये सुनना कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी छोटी सी नौकरी लगता है, बड़ी नौकरी लगता है, सबसे पहले उसका LIC होता है, बीमा होता है। उसके साथ जब भी कोई छोटी सी घटना घटती है तो सरकार उसका बीमा कंप्लीट उसके परिवार को देती है, माँ बाप को देती है, पत्नी को, बच्चों की सुरक्षा करती है। किसानी एक ऐसी व्यवसाय या धंधा है, काम है, जहां सरकार तो चाहती है कि आप अपने खेत की फसल बीमा योजना लें, लेकिन किसान वह विश्वास नहीं करते हैं। तो साहब जो बता रहे हैं कि हमेशा सुरक्षा रखें। अगला सवाल आपकी तरफ से यह है कि सरकार के द्वारा या आपके द्वारा बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि खाद टाइम पर मिलेगा, बीज टाइम पर मिलेगा, दिन में आपको लाइट मिलेगी, आपकी फसल टाइम पर बिकेगी, उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि किसान चारों जगह पर ही धक्का मुक्की खाता रहता है। क्या कहना चाहोगे आप किसान भाइयों से? पिछले 2-3 साल पहले की ये समस्या हमारे खाद को लेकर के आई थी कि हमारे यहाँ पे किसानों को यूरिया का किल्लत झेलना पड़ा, DAP की किल्लत झेलनी पड़ी। उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रयास किए, स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रयास किए
कि वर्तमान में पिछले 2 साल में कहीं भी जो फर्टिलाइजर्स की किल्लत है वो नहीं आई है। इसके पीछे एक बड़ा ये कारण भी रहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमारा एक और यूरिया प्रोडक्शन का जो प्लांट है वो वहाँ पे चालू हुआ और उसने बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम करना चालू किया और हमारा जो प्रोडक्शन है यूरिया का वो कई गुना बढ़ा है देश का। उसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में कहीं इस तरह यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। और किसानों को एक समझना होगा कि आप जो डीएपी की बात करते हैं, डीएपी में हमारे जो किसान हैं बिल्कुल इस तरह से एक मतलब जो पुरानी परंपरा है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। डीएपी में आप सब जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं कि उसमें फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। 18% नाइट्रोजन होता है और उसमें जो 46% है वो फास्फोरस की मात्रा होती है। अब जब आपको यूरिया से अकेले से 46% नाइट्रोजन मिल रहा है, वहां पे आप सिर्फ 18% ले रहे हो। इधर आप सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको आप देसी भाषा में रक्की या रखोंडा भी बोलते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आता है। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको 16% फास्फोरस मिल रहा है। अब यदि आपको फास्फोरस और वो ही चाहिए नाइट्रोजन, तो वो तो आप यूरिया से और सिंगल सुपर फास्फेट से दे लो। डीएपी के पीछे क्यों भागना है? डीएपी महंगा पड़ता है, उससे सस्ते में आपको यूरिया और एसएसपी मिल रहा है। इस यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट में आपको सल्फर एडिशनल मिलता है, सल्फर इसमें मिला हुआ रहता है। तो सल्फर हमारे सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, जो हमारे पौधे हैं उसका मुख्य पोषक तत्व है। तो आप किसी एक चीज के पीछे ना भागें। ये बिजली वाला जो मैटर है, बिजली की यदि अपन बात करें, आपका डिपार्टमेंट का भी उसमें योगदान है या सरकार का आपका अलग अलग से? देखो बिजली में क्या होता है, एक्चुअल में बिजली विभाग का पूरा अपना एक सेटअप है। अच्छा। बिजली विभाग उस पर अपना एफर्ट्स करता है, लेकिन किसानों की जब समस्या आती है तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा। तो उसको लेकर के हमने कृषि विभाग की एक गाइडलाइन है और उसमें कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा के हम प्लांट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। यदि आप सौर ऊर्जा स्थापित अपने खेतों पे करते हैं तो उसमें कृषि विभाग के माध्यम से, जो हमारा उद्यान विभाग है, कृषि विभाग का एक पार्ट है, तो उद्यान विभाग के माध्यम से आप फाइल अप्लाई कीजिए। अच्छा। उस फाइल पर आपको 70% तक सब्सिडी कृषि विभाग के माध्यम, उद्यान विभाग के माध्यम से मिलेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो ऐसा सिस्टम है, हमारे किसानों की डिमांड रहती है कि साहब लाइट हमें दिन में चाहिए। सौर ऊर्जा आपको दिन में ही लाइट देगी, रात को लाइट देगी ही नहीं। ये रास्ता निकाला है आपने। इसलिए आप हमारे सौर ऊर्जा का यूज करें। 70% हम आपको सब्सिडी देंगे और उसके अलावा आप यदि बैटरी आपके पास रखते हैं तो अपने लाइट को स्टोर भी कर सकते हैं। और रात में यदि आपको अपने जैसे आसपास खेत के पास में घर है उस जगह पे, तो आप उसमें अपना जो बल्ब है, खेत पे कोई आपका बल्ब जलाना है वो भी आप जला सकते हैं। और जो लाइट ट्रैप का काम भी वहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कीड़े वगैरह जो आते हैं लाइट को देख करके, उनमें आप यदि खेतों में आपका सौर ऊर्जा का आपने स्टोर किया, उससे आपने बल्ब जलाए। राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल जिले के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि गंगापुर सिटी एक जिला है जहां पर पूरा भूभाग गंगापुर सिटी का है। किसानी खेती की दृष्टि से वहां 2 भाग है, एक माड़ का एरिया है, एक टोडारीम का एरिया है। जहां तक मुझे याद है लगभग 45 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि माड़ का जो एरिया है वहां पर ज्यादातर किसानों का ध्यान रबी की फसल पर रहता है, जिसमें सरसों मुख्य रूप से होती है, चना भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं। टोडा भीम वाला जो एरिया है वहां पर भी सरसों है, चना है, गेहूं है, वहाँ रबी की फसल में बाजरा भी है, अपने ये तिल भी है। और तो लगभग सभी किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं। क्या जो माड़ की जमीन को जो हम सोने की जमीन कहते हैं, क्या कहना चाहोगे कि वहाँ के किसानों का भविष्य क्या यही सरसों, चना, गेहूं है या वहाँ कुछ नई चीज और आ सकती है? मैं आप सभी किसानों को ये बताना चाहूँगा कि माड़ में एक्चुअल में होता क्या है कि ये माड़ का मतलब है ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा उसमें सोखने की कैपेसिटी है और वो पानी उसमें ज़मीन के अंदर नहीं जाता। अच्छा। तो बरसात के दिनों में तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और उसका माड़ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब बरसात में यदि आपने बाजरे की फसल उसमें बुआई कर दी तो वहाँ पानी आपके खेतों में यदि भर गया तो वो महीनों तक सूखेगा नहीं। अब नहीं सूखेगा तो बाजरा आपका गल जाएगा। इसलिए वहाँ पे किसान क्या करते हैं, बाजरे वगैरह जो हमारी रबी की फसल है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खरीफ की फसल पे कम फोकस करते हैं। तो अभी हम बात करें जैसे कि हमारा जो परंपरागत खेती है उससे हट करके वहाँ क्या किया जा सकता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सौंफ के कई सारे किसान हैं
जिन्होंने सर वहाँ पे हमने वहाँ उनसे बात भी होती है, जाते भी हैं, श्रीराम जी उनका नाम है। आप बेर की खेती उन्होंने चालू की। अच्छा। और बेर की खेती से पर बीघा वो 1 लाख रुपए के समथिंग नेट प्रॉफिट आराम से कमा लेते हैं। कहीं उनको बेचने नहीं जाते। उनका बड़ा लकी है कि फार्म भी उनका रोड के पास है, तो अपने खेत से बेर तोड़े रोड पे आकर के रख देते हैं। अच्छा। और रोड पे जो भी व्यक्ति उस रोड से निकलता है, लेता है। क्योंकि माल की जो मिट्टी है ना सर, न्यूट्रिटिव बहुत अच्छी है, उसमें इतना अच्छा पोषक तत्व है कि उसमें मिठास बेर में बहुत नेचुरल होती है। और वो मिठास की वजह से, क्वालिटी की वजह से सारे के सारे लोग उनका बेर वहीं से खत्म कर देते हैं। बीच में ये और बता दीजिए, यदि किसान भाई बेर बोना चाहें जी, तो ये बेर बोने के बाद कितने दिन में तैयार हो जाते हैं बेचने तक? बेर एक ऐसी फसल है जिसमें आजकल हमारे बहुत सारे नए नए रिसर्च हुए हैं, और वहाँ पे आजकल आप देख रहे होंगे कि बेर भी बड़ा बड़ा आने लगा है, जो लगभग 50 ग्राम तक का भी बेर आता है। तो ये एप्पल बेर है। एप्पल में भी कई सारी आने लगी। अच्छा। कश्मीरी एप्पल आ गया, थाई एप्पल आ गया। तो आप एप्पल बेर की जो खेती है वो वहाँ पे करेंगे तो विद इन 1 ईयर के अंदर 1 साल में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। 1 साल में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। लेकिन आप 1 साल में, पहले साल में बहुत कम फल लें, क्योंकि पौधा हमारा क्या होता है, नाजुक होता है, कमजोर होता है। हाँ। पौधा टूटने का डर रहता है। अच्छा। दूसरे साल में थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन लें, और 3 साल बाद आप अपना पूरा प्रोडक्शन लेना चालू कर दें। एक बेर लगभग, एक पौधा लगभग आप ये माने 80 से 100 किलो तक आराम से प्रोडक्शन देता है। और इसकी उम्र क्या रहती है? इसकी उम्र आराम से लगभग 20-22 साल तक चलता है। एक बार आपने लगाया, 20-22 साल तक आराम से आपका पौधा चलेगा। किसी भी प्रकार के इसमें ज्यादा रोग और बीमारी नहीं आते। टोडा भीम के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ के किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए जिसको उनको लाभ मिले? टोडा भीम की यदि हम बात करें तो टोडा भीम का जो क्षेत्र है ये बहुत फर्टाइल है। अच्छा। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तगड़ा होता है। अच्छा। सरसों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हमारा गेहूं का बहुत अच्छा है, हमारी सॉइल में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे किसानों की जो मानसिकता बनी हुई है ना परंपरागतता वाली, उसको तोड़ने की हमें जरूरत है। अच्छा। हमारे किसानों को जरूरत है कि जो लाइन आपने खींच रखी है लक्ष्मण रेखा की, मुझे तो गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरा से आगे जाना ही नहीं है, उसको आपको तोड़ना है। आप लोग पॉली हाउस की तरफ मूव करें। आप लोग जैसे हमारा जो पशुपालन है, पशुपालन में डेयरी की तरफ आप मूव करें। उसके अलावा आपने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की यदि मैं बात करूं, जिसमें समन्वित खेती है, समन्वित खेती में यदि हमारे किसान, हमारे पास गोबर सर खूब होता है, गाय भैंस हम रखते हैं सारे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप उस गोबर को सिर्फ वैसे ही घूड़ा बना करके खेत में डाल देते हैं। यदि उसी को आप वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचिए, आपके जयपुर में लोग 15 से 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। जो गोबर आप वैसे ही फेंक रहे हैं, उस वर्मी कंपोस्ट को सिर्फ पैक किया जाता है, और जयपुर में वही उसको 50 रुपए किलो तक अच्छी पैकिंग लिखते हैं, गाय का शुद्ध वर्मी कंपोस्ट बना करके लेबल लगाया, और कुछ लोग उसको 50 रुपए भी बेच जाते हैं। यदि कोई भी नहीं खरीद रहा तब भी 10-15 रुपए किलो में तो आपके गांव से, आपके घर से आकर के लोग ले जाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, रूटीन प्रक्रिया हमारी बदलनी होगी। हम जैसे बात करें यदि इस पे मुर्गी पालन को हमें बढ़ावा देना है, बकरी पालन पे आप जाइए, आप भैंस का यदि आप करें तो डेयरी की तरफ आप मूव कीजिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर में आप यदि आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में यदि आप परंपरागत भी कर रहे हैं तो कुछ हाइब्रिड कीजिए। मेरा अंतिम सवाल जी, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई कर लेते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमएससी, एमए, एमकॉम, बहुत सारी डिग्रियां कर लेते हैं। लेकिन डिग्री करने वाले विद्यार्थियों की समस्या होती है कि मैंने जो पढ़ाई ये जो की है, ये मुझे चाहे 15,000 की नौकरी मिले लेकिन लगती। आप उन विद्यार्थियों से क्या कहना चाहते हो कि वो अपनी परंपरागत जो पूंजी है, खेती, मतलब आपकी जमीन जो है, आपके जो खेत हैं वो सोना है, बिल्कुल, उनको वो कैसे आभूषण बना सकते हैं? देखो सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अब जरूरत है कम्युनिटी फार्मिंग की। कम्युनिटी फार्मिंग मतलब कुछ लोग जैसे एफपी होते हैं, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको एक साथ इकट्ठा होकर के काम करने की जरूरत है। आपके क्षेत्र में जैसे गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्यों ना हम एक गेहूं की मिल, आटे की मिल बना लगा करके गेहूं का उसका पैकिंग कर दें। राजभोग आटा आप देख रहे हैं, शक्ति भोग आटा आप देख रहे हैं, फिर कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? आप ही के लोग हैं। और आज आप उनका टर्नओवर की यदि बात करें, आपके वहां से गेहूं खरीदा, ग्रेडिंग किया, पैकिंग किया, और उसके बाद वो उसकी पिसाई वगैरह करने के बाद
आज वो आपको ही करोड़ों रुपए में टर्नओवर उनका है और वो हम खरीद रहे हैं। आप ये देखिए सर, एमडीएच वाले के कितने खेत आपने देखे हैं, मसाले के कितने खेत आपने देखे, दूसरे जो मसाला गाय छाप मसाला है, कितने मसाले के खेत उन लोगों आपने देखे। वो क्या करते हैं, हमारे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं या किसानों से परचेज करते हैं और उसको सिर्फ अपना पैकिंग करते हैं और वो बेचते हैं। तो हमारे जो साथी हैं, जितने भी जो बेरोजगार साथी हैं, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना खुद का ब्रांड वैल्यू डेवलप करें। आप 10-5 लोगों का एक ग्रुप बना लें और वो ग्रुप क्या काम करे, जैसे हमारा जो यहाँ पे आज जयपुर की सोसाइटीज को आप देखिए, एक अपार्टमेंट में 500 फैमिली रह रही है। 500 फैमिलीज का आप अपने गांव की जो सब्जियां आती है ना सर, उन फैमिली से कांटेक्ट कीजिए कि सर आपको हम सब्जी उपलब्ध करवाएंगे। जो आप कहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, टेलीकॉम बनाइए कि जो आप शाम को हमें ऑर्डर देंगे, मॉर्निंग में आपको वो सब्जी मिल जाएगी। दूध हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, गेहूं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके अलावा आपको जो भी फार्मिंग से, खेती, क्योंकि सब कुछ खेतों से ही तो आ रहा है, जो आपको खेतों से संबंधित चीजें हैं वो सब हम लोग उत्पादन करवाएंगे। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खेती के एक्सपर्ट हैं, वो खेती तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लोगों का घर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, बीएड किया है, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो खेती है वो आपकी बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है, आपका धंधा है। कृषि अधिकारी पिंटू लाल जी ने जो आपको बताया है कि सब बहुत सारे विद्यार्थी मिल करके अपने आप को यूँ महसूस करें कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। आप 2 मिलिए, 4 मिलिए, 5 मिलिए, 10 मिलिए। आप कोशिश करें अपने क्षेत्र में छोटी छोटी फैक्ट्री लगाने की, छोटी छोटी ऐसी मशीन लगाने की, जहां से आप, यदि गेहूं का आटा, लेकिन वो आपको क्या करना है, सीखना है कि ये आटा हम कैसे तैयार करें, कैसे मार्केट में बेचें, कैसे आपको सब्जी उगानी है, कैसे उसको मार्केट में बेचें। गांव का किसान सब्जी तो उगाता है लेकिन पास में बिकती नहीं है। शहर में टमाटर 50 रुपये किलो है, लेकिन यदि टोडा भीम में जाकर के देखें तो 2 रुपया किलो भी लेने वाले नहीं है किसान के टमाटर को मंडी। आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, इसलिए आप नौकरों से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से नौकरों से ज्यादा पैसे कमा सकते हो, नौकरों से ज्यादा अपने बीवी बच्चों को सुरक्षा दे सकते हो, अच्छे मकानों में रह सकते हो, एक सही जिंदगी जी सकते हो। बस आपको बदलनी है अपना नजरिया, अपना मानसिक, अपनी सोच कि कृषि जो कार्य है वो दुनिया का सबसे सम्मानजनक, मान सम्मान का, दौलत शौहरत का, स्वाभिमान का काम है। कभी इसको हल्के में नहीं लेंगे। सभी को राम राम। राम राम।